दोस्तों बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन सर्वप्रथम हर हर महादेव। दोस्तों, आज का विषय है हमारा मणिपुर। वो मणिपुर जिसके आप प्राकृतिक सौंदर्य की अगर बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। पहाड़, तलहटी, झील, घाटी, हरियाली, चाहे वो चाय के बागानों की हो, चाहे वो धान के खेतों की हो। मतलब अगर हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर ऐसे राज्य की, ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि जिसको देखने से, सोचने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षमय हो जाता है। दोस्तों, मैं उस मणिपुर की बात कर रहा हूं जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। आर्किड बास्केट कहा जाता है। आर्किड बास्केट मतलब आर्किड फूल होता है ना, आर्किड फूल, आर्किड के कोई 500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे मणिपुर में, इसीलिए उसको आर्किड बास्केट भी बोलते हैं, आभूषणों की भूमि भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम मणिपुर के इतिहास से जाएं तो आजादी की बात की, अगर उसकी बात करते हैं मणिपुर के, सन 47 में हमारा भारत आजाद होता है, 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 के आजाद होने के बाद मणिपुर की कमान, मणिपुर का प्रशासन वहां के राजा महाराजा बोधचंद्र के पास आया। और महाराजा बोधचंद्र ने 21 सितंबर 1949 को विलय पत्र पर साइन किया और मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बन गया। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर एक मुख्य आयुक्त के अधीन मणिपुर भारत संघ का सी राज्य के रूप में एक मुख्य आयुक्त के अधीन शामिल हुआ। तो 1956 से लेकर के 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। और 1972 यानी 21 जनवरी 1972 को मणिपुर पूर्ण राज्य के रूप में एक दर्जा प्राप्त राज्य बन गया। आज की डेट में अगर मणिपुर की हम राजनीतिक उसकी बात करते हैं, कितनी क्या सीटें हैं, 60 सदस्यीय विधानसभा है वहां पर, जिसमें कि 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट। तो मणिपुर के ढलानों पर चाय की खेती होती है, वहां की घाटी में धान की खेती होती है। मणिपुर मुख्य रूप से वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषक
मणिपुर की खूबसूरती की बात करेंगे तो वहाँ पर लोकटक झील है सुप्रसिद्ध, विश्वप्रिया मंदिर है, तो बहुत सारी चीजें हैं मणिपुर में। लेकिन आज हमने टॉपिक मणिपुर लिया क्यों? कारण तो यही कि मणिपुर वो हमारा खूबसूरत सुंदर सा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर परिपूर्ण राज्य मणिपुर हिंसा में झुलस रहा है, जल रहा है। मणिपुर के लोग जल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मणिपुर के जो आज की हिंसा की कहानी है या मणिपुर के सामुदायिक संघर्षों की जो कहानी है, वो मणिपुर के भौगोलिक जनांकीय स्वरूप के कारण भी वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है। सभी आप जानते हैं मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। मणिपुर में मेरे ख्याल से लगभग मणिपुर की आबादी 28 से 30 लाख के आसपास है। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 सामुदायिक या 3 समुदाय प्रवास करता है। मैतेई, जहां तक मुझे पता है कि मैतेई वहां की मूल प्रवासी, मूल निवासी, नागा और कुकी। मैतेई जितने हैं वो मैतेई घाटी में रहते हैं और मैतेई की आबादी मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 50 से 55% है, क्योंकि घाटी में रहते हैं। उनमें से कुछ ओबीसी में आते हैं, कुछ एसटी में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, या जिसको अपन आरक्षित बोलते हैं उसमें आता है। नागा और कुकी जनजाति हैं जो कि लगभग 30-35 से 40% होंगे, उनसे कम ही हैं। 7-8% मुस्लिम। मैतेई हिंदू समुदाय के अंतर्गत आते हैं, हिंदू सनातनी, विष्णुप्रिया जिसको भी बोलते हैं वहां पे। और नागा और कुकी जनजाति लगभग ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुकी और अपना ईसाई धर्म स्वीकार करने का उनका लगभग मूल स्वरूप खो चुका है, क्योंकि जो उनकी अपनी मूल रीति रिवाज, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक कल्चर थी, वो ईसाई धर्म से खोला करने का मिक्स हो चुकी है। और इन समुदायों में आपसी संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष आजादी के पहले से चलता आ रहा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद यहाँ का अंग बना मणिपुर, और मणिपुर 1972 में पूरा राज्य बना। खास करके उसके बाद से वहां पर प्रमुख रूप से इन सामुदायिक संघर्षों की जो कहानी रही, वो अपने अधिकारों और भूमि के कब्जे को लेकर के रही, यानी भूमि के अधिकार को। क्योंकि मैतेई समाज लगभग घाटी में रहता है
और सारे नागा और कुकी जितने जनजाति हैं, जो जनजाति के अंतर्गत आते हैं, वो रहते हैं पहाड़ों पर। और लगभग मणिपुर का 80% हिस्सा पहाड़ी है, यानी लगभग 20% हिस्से पे मैती समुदाय रहता है और 80% स्पेस पे पहाड़ियों पर। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो कम क्षेत्रफल में रहते हैं, जिसकी जनसंख्या कम है वो ज्यादा क्षेत्रफल में रहते हैं। क्योंकि इसकी विशेष एक्ट के कारण, जो वहां का विशेष प्रावधान है मणिपुर का राज्य का, कि आदिवासी जो जनजाति है वो तो कहीं भी जमीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जो मैती समाज के लोग जो जनजाति वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो जनजातीय जगहों पे नहीं बस सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। मेन प्रभाव, मेन कारण इन संघर्षों का यही, भूमि का अधिकार। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखते हैं इस चीज को, तो 3 मई से जो हिंसा चालू हुई, सामुदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, उसका कारण कहने वाले कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं कि हाईकोर्ट का एक आदेश है, जबकि हाईकोर्ट का कोई आदेश किसी जनजातीय या किसी सामुदायिक संघर्षों के लिए नहीं था, हिंसा के लिए नहीं था। हाईकोर्ट का एक आदेश है, जिसने हाईकोर्ट के आदेश ने कहा कि मैती समाज को भी, यह हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि मैती समाज को जनजाति के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाए। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, जो मैती जनजाति, जो मैती समाज है, ये लोग अपने आंदोलन को तेज कर दिए, अपने आंदोलन को बढ़ा दिए, उग्र कर दिए कि हमें जनजाति में शामिल किया जाए और हमें वो सारे अधिकार दिए जाएं जो मैती, जो नागा और कुकी को प्राप्त। और कुकी ने इसका विरोध किया, कुकी जनजाति जो है उसने इसका विरोध किया। उसने कहा, उसका कहना था कि अगर मैती समाज को जनजाति का दर्जा प्राप्त होता है तो ये लोग तो समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च पदों पे पदस्थ हैं, ये हमारे स्थानों पर भी कब्जा कर लेंगे। बस यही से शुरुआत हो जाती है संघर्ष की, विरोध की। और यह संघर्ष विरोध 3 में चालू हुआ। लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, मैं शर्म कहूं या क्या कहूं, मैं उसके लिए शब्द भी नहीं खोज पा रहा हूं। इसलिए नहीं खोज पा रहा हूं क्योंकि जो भी हिंसा हुई उसके लिए सरकार सबसे बड़ी दोषी है। अब आप कहेंगे कैसे? कारण है, जब हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया उसके बाद सरकार को मैतेई समाज से, कुकी समाज, नागा समाज से, विभिन्न समुदायों से संवाद स्थापित करना चाहिए था। और अगर ये संवाद स्थापित करते और बताते कि नहीं, हम जो भी उचित फैसला होगा लेंगे, निर्णय करेंगे, सरकार आपके हितों का ध्यान रखेगी, और उनको विश्वास में लेती, तो शायद ये हिंसा ना होती। तो दोस्तों आप देखेंगे ये सामुदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा
धार्मिक हिंसा में भी तब्दील हो गई। एक दूसरे को, चर्चों को तोड़ना, क्योंकि लगभग नागा और कुकी जो जनजातियां हैं, इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। अब क्यों स्वीकार किया, क्यों नहीं स्वीकार किया, या उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। वो एक लंबी चर्चा का कारण और दूसरी चर्चा का कारण। लेकिन अगर सरकार इनको विश्वास में लेती तो ये हिंसा शायद ना होती। उसके बाद भी आप देखेंगे सरकार की विफलता धीरे धीरे करके मई जून जुलाई खत्म होने आ, धीरे धीरे 3 महीना 90 दिन होने जा रहा है, 3 मंथ होने जा रहे हैं, 3 मंथ। हो सकता है सरकार ने बहुत कार्य किए हों, लेकिन मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उसका कोई सकारात्मक परिणाम तो मुझे दिखा ही नहीं, सार्थक परिणाम तो कोई दिखा ही नहीं। हिंसा दिन ब दिन बढ़ती गई, और ऊपर से वो तो छोड़िए, हिंसा ने इतना विकृत रूप ले लिया कि महिला उत्पीड़न, महिला का अपमान जितना ज्यादा, मतलब अब मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। महिलाओं की नग्न परेड करवा देना एक सामूहिक भीड़ द्वारा, महिलाओं के साथ में बलात्कार करना। अब इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है, जिस घटनाक्रम के कारण पूरे देश का मस्तक सर से झुक गया है। इससे बड़ा देश का नकारापन क्या हो सकता है। देश का नकारापन का मेरा मतलब देश का नकारापन नहीं है, सरकार का नकारापन है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों शामिल हैं। और ये एक तथ्य की बात है, या आप बोल दें मौके की, वक्त की नजाकत है कि दोनों जगह एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। हालांकि सरकार ने वहां बहुत कुछ किया। सरकार कहती है मैंने आर्मी डिप्लॉय की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन सरकारी तंत्र के किसी भी कार्य का सरकार ने कुछ भी किया हो, जब तक उसका सार्थक परिणाम नहीं आता, तब तक हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। मणिपुर हिंसा केवल एक राज्य की हिंसा नहीं थी। मणिपुर हिंसा मणिपुर नहीं, मणिपुर के लोग जल रहे हैं। मणिपुर के 28-30 लाख की आबादी चल रही है, जहां 50,000 से अधिक लोग शिविरों में, राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। उस मणिपुर हिंसा के कारण, जिसके कारण पूरे विश्व में इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में एक कलंक लग रहा है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे एक चीज और कहूंगा कि इस मणिपुर हिंसा में जितनी सत्ता, सरकार जिम्मेदार है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अगर 70% वो जिम्मेदार है तो 20% विपक्ष भी जिम्मेदार है। क्योंकि अब मैं बता रहा हूं कारण क्या है। क्योंकि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जब आप चुनाव होता है, वो होता है, तो हर जगह के एक राजनीतिक दल होते हैं, और राजनीतिक दलों की अपनी हर एरिया में एक होल्ड होती है, हर जाति समुदाय में होल्ड होती है, पकड़ होती है। हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का एक सम्मानित व्यक्ति होता है, और उसकी अपनी विधानसभा में अगर पकड़ नहीं है तो विधायक रहने के काबिल नहीं है। उसका भी कर्तव्य बनता था कि वो लोगों को विश्वास में लेता और बोलता कि नहीं,
आप लोग ये रास्ता ना अपनाएं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा से लेकर संसद तक लड़ेंगे। और खाली सत्ता और विपक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्तों, जिम्मेदारी तो समाज की भी बनती है। समाज के मुखिया, समाज के प्रमुख, प्रभुत्व लोग, वो कहां था? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब मणिपुर जलेगा, लोग जलेंगे, तो नुकसान किसी का कम है ज्यादा, नुकसान तो सबका होगा, सब जलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो 70% अगर सत्ता दोषी है तो 20% विपक्ष दोषी है और 10% समाज के प्रभुत्व लोग, समाज के मठाधीश दोषी हैं। बाकी आपके ऊपर है, यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि कौन दोषी। नमस्कार।